तो अब इस टेबल पे बेस्ड हम छोटी छोटी प्रॉब्लम रिडबर्ग इक्वेशन की देखते हैं, लाइकवाइज कि इसमें किस तरह से उनको जो है वो फॉर्मूले को और जो कॉन्सेप्ट्स अभी आपने पढ़ा उनको अप्लाई करना है। तो एक जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं कि डिटरमाइन वैल्यू ऑफ N2 for third line of Balmer सीरीज। तो यहां से ही देख लेते हैं, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड ये, थर्ड में क्या आ गई 5 आ गया, तो सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर विल बी 5। लेकिन आप इसको ऐसे थोड़ा और टेक्निकली करें, एक इक्वेशन बना के करें, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस लाइन नंबर। अगेन इक्वेशंस फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। बामर सीरीज है तो सीरीज टर्म, तो सीरीज की हर लाइन के लिए ही कांस्टेंट रहता है, ये तो 2 है जी। अब थर्ड लाइन है तो लाइन नंबर ये 3 आ गया, तो उससे ये 5 आ गया। तो मैं कोई सा भी बोल लूं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोल लिया पास्चन की फोर्थ लाइन के लिए N2 बताइए, तो N1 तो पास्चन में जो है वो 3 हो रहा है, फोर्थ लाइन तो 3 पर प्लस 4 क्या हो गया 7 हो गया। यहां से भी चेक कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो 7 हो गया पास्चन की थर्ड लाइन के लिए N2 की वैल्यू। एक टर्म हम यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है लास्ट लाइन और टर्मिनल लाइन, और वी कैन से बॉर्डर लाइन। ओके, सो फॉर एनी सीरीज लास्ट लाइन or terminal line or border line is the one for which value of N2 is equal to infinite। तो ये पॉइंट भी यहां पे आपको जो है वो ध्यान में रखना है। एक इंफॉर्मेशन तो मैंने अभी दी थी कि सबसे पहले कौन सी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन जो है वो पाई गई, तो बामर सीरीज सबसे पहले मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो विजिबल जोन में मिलती हैं, तो उनके लिए जो है वो एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनकी जरूरत नहीं पड़ी, ह्यूमन आइज से दिख सकती है ये वाली रेंज। और इसमें मैंने एक और फिर इंफॉर्मेशन दी कि H एटम में बामर सीरीज की फर्स्ट 4 लाइंस विजिबल जोन में होती हैं। अगर इसके अंदर मैं जो है वो 5th लाइन में चला गया, लाइकवाइज 5th लाइन क्या हो जाएगी, 5th लाइन में बामर में सपोज करो H एटम है ना, और ये मैं ले रहा हूं 5th लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ बामर सीरीज। अब इसका मैं अगर लैम्डा निकालता हूं तो वो लैम्डा जो अप्रोक्सीमेट रेंज है विजिबल की है ना 4000 टू अप्रोक्सीमेटली 7500 एंगस्ट्रॉम, तो क्या उसमें आएगा क्या जी R Z स्क्वेयर
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो फिफ्थ लाइन बामर 2 का स्क्वायर फिफ्थ लाइन, n2 इजिकल टू n1 प्लस लाइन नंबर, तो 2 + 5 7 का स्क्वायर। जी r की वैल्यू अभी बताई थी ना 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ओके, तो यहां मैं रखूंगा लैम्डा निकालूंगा और फिर उसे मैं चेक करूंगा लगभग अप्रोक्सीमेटली इसकी रेंज 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉन्ग पहले मीटर में आएगी और फिर मैं चेक करूंगा एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करके 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर की उसमें हो गई क्या, तो वो नहीं हो पाएगी, है ना। तो फर्स्ट 4 लाइन्स अपन लेते हैं हाइड्रोजन एटम की, है ना। हाइड्रोजन एटम में ही होता है और He+ और Li+2 में तो और जो है वो वैल्यूज जो है वो अलग जाएंगी, एनर्जीज अलग जाएंगी। एनर्जी के वाइज अगर इसे देखें तो ये एनर्जी वाइज लेस लैम्डा मींस मोर एनर्जी, अराउंड 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कैसे निकाला ये भी मैं आपको बताऊं कि जो भी डेल्टा E है अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहूं तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ना 12400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम। तो एक बार जो है हम यहां पे 4000 पुट करेंगे लेस लैम्डा, तो ये आ जाएगा लगभग दिख ही रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यहां पे मैंने पुट किया 7500 तो ये 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये विजिबल जोन से रिलेटेड एनर्जी हो गई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां पे इंफॉर्मेशन हो गई कि सब कुछ विजिबल में नहीं होता है, केवल इतनी एनर्जी वाला ही होता है। और ये किसके लिए फिट बैठता है इस रिडबर्ग इक्वेशन में या इस डेल्टा E वाले फॉर्मूले की हेल्प से, तो दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ H एटम, और वो भी फिफ्थ के लिए नहीं बैठेगा, इस रेंज में नहीं आएगा। और He+ Li+2 के लिए भी ऐसे नहीं, अपने को उनके लिए भी नहीं बैठेगा, इस रेंज के अकॉर्डिंग अपने को इसमें कंपेयर करना पड़ता है। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल अपन बना रहे हैं, उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फॉर सेम N2 value for which series spectrum line lambda will be मैक्सिमम। ओके, तो लाइकवाइज ऑप्शन दिए हुए मल्टीपल चॉइस हैं और 1 चॉइस करेक्ट है। ए लाइमन दे दिया, बामर, पाश्चन एंड नेक्स्ट हमको क्या दे दिया, फुंड। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने 6 ले लिया, सपोज करो N2 वैल्यू 6 है, तो जो डायग्राम बनाया था स्पेक्ट्रम लाइंस का H एटम में, तो 6 to 5 वाले में डेल्टा E कम होगा, है ना। वो एनर्जी लेवल्स थे, वर्टिकल वाई एक्सिस तो एनर्जी लेवल्स थे, तो डेल्टा E उसमें कम होगा 6 to 5 वाले में। इनमें तो 6 से 1 में, 2 में, 3 में, तो ऑब्वियसली फिर इस केस में
यहाँ पे ये लैम्डा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सॉल्व करने का एक तरीका हुआ फॉर्मूला। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है कि ये विबग्योर है, ये विजिबल है, और यहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट है और ये इंफ्रारेड है। तो इधर से इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है। अब ये बात दिमाग में रह गई कि जो सबसे पहले कौन सी सीरीज की स्पेक्ट्रम लाइंस पाई गई थी, तो वो बामर की। तो बी कोड को आप यहां कर दो पुट। तो इससे पहले क्या होता है, एल बीपी बीपी लाइमन को यहां कर दो। रेस्ट ऑल पास्चन ब्रैकेट फुंड को यहां कर दो, और ये लैम्डा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब कहां आ रही है, इंफ्रारेड में। तो आखिरी में पी फुंड वाली हो रही है, तो वो यहां पे आंसर हो गया। एक और होती है हम्फ्री, लेकिन वो यहां पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या सैंपल्स में इस तरह नहीं होता कि कोई हायर ऑर्बिट में से कहां पे आ रहा है, 6 में आ रहा है। नॉलेज के लिए मैं ये बता देता हूं, इसको हम्फ्री सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस जो है वो बोला जाता है। तो ये सारे जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट के नेम से, लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट फुंड, और एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये हम्फ्री वाली हो गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कोई हायर ऑर्बिट से 6 में आ रहा है। तो ये इतना यहाँ पे काम में नहीं आती है। नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल कि इसमें जो है वो फाइंड आपको क्या करना है, जो है वो न्यू बार। क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ न्यू बार, okay, for last line of Balmer series of Li+2 ले लेते हैं, in terms of R रिडबर्ग कांस्टेंट। तो R जो है वो हमारे RH है, R जो है वो RH है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसके टर्म्स में हमें ये निकालना है। R बोल सकते हैं, RH बोल सकते हैं। तो यहां पे इक्वेशन लगा दो, न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ओके, तो क्या होगा, यहां पे 3 स्क्वेयर हो गया, और बामर है तो n1 मेरा क्या हो गया, 2 स्क्वेयर, और इनफाइनाइट लास्ट लाइन है ना, टर्मिनल लाइन, बॉर्डर लाइन। तो ये तो इनफाइनाइट 1/0 होता है, तो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो न्यू बार मेरे आ जाएगा यहां पे 9R ओके ओवर 4, इस टर्म्स में ये आ गया। एक और जैसे मैंने R की वैल्यू बताई थी 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। कभी सेंटीमीटर इनवर्स में कुछ ऑप्शन हो, अलग यूनिट में हो, तो केयरफुली आपको यूनिट्स कन्वर्जन करना चाहिए। जैसे इसको डायरेक्ट यहाँ सेंटीमीटर में ही बदलना है, सपोज करिए इस R को, रिडबर्ग कांस्टेंट को, तो केयरफुली करिए यूनिट एनालिसिस या यूनिट कन्वर्जन। यहाँ आराम से आप इसे मीटर में ले जाओ, इनवर्स नीचे जाके। अब यहाँ मीटर की जगह क्या कर दिया, जैसे R की वैल्यू में सेंटीमीटर इनवर्स CGS में निकालना चाह रहा हूँ, तो ये 100 सेंटीमीटर। अब फिर वापस से ऊपर ले आओ, तो 1.09
इंटू ये मेरा क्या हो गया 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आर की वैल्यू मैंने रेडबर्ग कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दी। लाइकवाइज यू सी कि हमें न्यू बार मैक्स निकालना है और न्यू बार मिनिमम निकालना है फॉर एनी सीरीज। तो देयर इज अ टेक्निक, ये मैक्स निकालना है तब N2 हमको मैक्स ही रखना पड़ेगा। कैसे? लेट्स टेक बामर सीरीज। अब यहां पे ये मैक्स है तो ये क्या हो गया मिन, क्योंकि ये तो इसका रेसिप्रोकल है। और आर जेड स्क्वायर, ठीक है, एच एटम के लिए ले रहे हैं सपोज करिए, तो वो तो Z1 है। बामर सीरीज अपन ने पुट कर ही ली। अब N2 स्क्वायर, तो मैथमेटिकल लॉजिक है कि मेरे को इसे मैक्सिमम रखना है तो 1/N2 स्क्वायर को मिनिमम रखना पड़ेगा। भाई कम से कम सबसेट करूं ना तभी तो LHS की क्वांटिटी ज्यादा आएगी। तो इसको मिनिमम रखने के लिए N2 को मैक्सिमम रखना पड़ेगा और वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो जब N2 में जो है मैक्सिमम रख रहा हूं, इनफाइनाइट रख रहा हूं, तो वो जो लैम्डा आती है उसे सीरीज लिमिट भी बोल देते हैं। N2 इनफाइनाइट से जो लैम्डा आती है उसे सीरीज लिमिट भी बोल देते हैं। और ये मैक्सिमम है तो ये वाली क्या हो गई बोलो? मिनिमम हो गई। इस तरह से अगर उल्टा चले तो यहां पे N1 मेरे को क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम, क्यों? ये मिनिमम लाना है, यानी ये मैक्सिमम हो गया। और ये आर जेड स्क्वायर और N1 तो सीरीज टर्म है ही सही, देख ही रहे हैं यहां पे, वो तो 2 का स्क्वायर है। अब अगेन मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट है, ये मिनिमम रखना है तो 1/N2 स्क्वायर को मैक्सिमम रखो, और ये मैक्सिमम रखना है तो N2 को मिनिमम रखो। तो वो मतलब इसमें तो यहां इस पूरे को मिनिमम रखना था, रेसिप्रोकल को, तो इसको मैक्सिमम लिया, इनफाइनाइट हो गया। और यहां मिनिमम क्या हो सकता है? यहां देखिए ये 3 हो सकता है, तो N2 = 3 हो गया। तो इसको अपन ऐसे टेक्निक बना लेंगे कि न्यू बार के लिए स्पेक्ट्रम लाइन की, तो ये मैक्स तो ये भी मैक्स, N1 का तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो कांस्टेंट होते हैं। और ये मिनिमम, तो ये N2 भी, N1 का कुछ कर नहीं सकते, N2 भी यहां पे क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो मैक्स मैक्स, मिन मिन, न्यू बार मैक्स, N2 मैक्स, न्यू बार मिन, N2 मिन, ऐसे मैक्स मैक्स मिन मिन हम ऐसे जो है वो मेमोरी टेक्निक यहां पे बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्यू अदर पॉइंट्स इन दिस केस। तो पहला जो इसमें एनालिसिस का पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जैसे हाइड्रोजन है और He+ मैंने लिया और Li+2 लिया। अब इन सबके हाइड्रोजन में N = 1 2 3 4 5, ये जो वैल्यूज होती हैं वो हम जानते हैं कि ये यहां पे वैल्यूज हैं, वो N = 1 तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -1.51 -0.85
माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी ये सब आ कैसे रही हैं? आ तो इसी फॉर्मूले से रही है, -13.6 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अगर He प्लस में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब सेम वैल्यू हो जाएगी, है ना, -13.6। बस ये वाला फैक्टर ही तो आ जाएगा इनटू 2 का स्क्वायर, और इसमें -13.6 Z स्क्वायर, तो कितना हो गया वो फैक्टर, Li प्लस 2 तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। लाइकवाइज वी कैन फाइंड द अदर वैल्यूज ऑल्सो। इसमें -3.4 इंटू 2 स्क्वायर, और इसमें -3.4 इंटू 3 स्क्वायर, -1.51 इंटू 2 स्क्वायर। बस जेड स्क्वायर वाला फैक्टर आ गया, ऑर्बिट नंबर तो जो है वो है ही सही, और इसमें कितना हो गया, -1.51 इंटू जेड स्क्वायर Li प्लस 2 3 स्क्वायर। तो एक तो ये जेड स्क्वायर वाला पॉइंट जो है वो हम यहाँ बोर मॉडल में ऐसे देखते हैं। अब यहाँ स्पेक्ट्रम लाइन में इसको देखो कैसे यूज में लाएंगे। यहां इसका यूज ये है, न्यू बार में है इसका यूज। कैसे, समझिए। न्यू बार ऑफ हाइड्रोजन फॉर द ट्रांजिशन 2 to 1। तो यहां तो जो है वो एटॉमिक नंबर 1 है ना, अब इसको ही मेरे को He प्लस में करना है, और उसका नंबर एटॉमिक नंबर 2 में जानता हूं। ओके, तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक। अगेन अगर इसे मेरे को Li प्लस 2 में कन्वर्ट करना है, इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, कौन से ट्रांजिशन में आएगी, स्पेक्ट्रम लाइन के न्यू बार में आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया बोलिए, 6 to 3 एंड सो ऑन। लेट्स चेक इट, इसको चेक करते हैं। लाइक इसमें न्यू बार आर के टर्म्स में निकाल लेते हैं, आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर -1/n2 स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया, 1 - 1/4, तो ये मेरा आ गया 3r ओवर 4। ठीक है, लाइकवाइज मैं इसमें करके देखता हूं। तो r जेड स्क्वेयर 1/2 स्क्वेयर -1/4 स्क्वेयर। तो मैं क्या करता हूं, 4 को अंदर ले जाता हूं, तो यहां क्या बचा, r 1 को तो मैं 1/स्क्वायर कर ही सकता हूं, और यहां पे मेरा अगेन 4 और नीचे 16 है, तो 4 बचा, तो इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अगेन ये मेरा क्या आ गया, 3r ओवर 4। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। एक बार फिर से सुन लीजिए, करा क्या है, इसके बराबर ही न्यू बार आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। तो इसके ट्रांजिशन n2 n1 हमें फाइंड करने थे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2। तो इसमें किस में आएंगे, तो हमने यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 to 3, तो ये हमारे को वैल्यूज आ गई। नाउ वी वांट टू सी few mathematical example on this new bar of spectrum lines. So what are these examples? First example is, इसमें
कहा जा रहा है कैलकुलेट द wavelength of a photon emitted when an electron in H atom make a transition from n is equal to 2 to n is equal to 1. तो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ. सो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर एच एटम, तो जेड स्क्वायर, तो यहां पे हो गया 1 का स्क्वायर, और 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर. तो इस हिसाब से 1 बाय लैम्डा 3r ओवर 4, आर रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 ओवर 3r. आर की वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट की हमें पता होती है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स. लाइकवाइज सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. What is given in it? Calculate lambda for second line of Balmer series of He plus ion. वैसे जैसे ये डेल्टा ई के फॉर्मूले से भी ये हो सकता है, जो फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वेयर 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. और यहाँ वो टेक्निक वाला लगा दिया 1240, तो उसमें तो लैम्डा किस में होता है, नैनोमीटर में. तो आप इसको अल्टरनेटिवली ये सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं. नाउ वी वांट टू सी व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ द फॉर्मूला रिडबर्ग इक्वेशन आर एच ई प्लस. तो जेड का ध्यान रखिए, तो वो क्या हो गया 2 का स्क्वायर, सेकेंड लाइन है, बामर सीरीज है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया. तो इस हिसाब से इसे सॉल्व कर लेंगे और दिस विल गिव अस लैम्डा इज इक्वल टू 4r ओवर 3. तो यहां जो है रिडबर्ग इक्वेशन में n1 हमारी लोअर टर्म हो गई और n2 जो हो गया कोई हायर ऑर्बिट हो गया, ये लोअर ऑर्बिट हो गया, तो उनको हमें जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है और इक्वेशन में ये वैल्यूज आएंगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज this is a good example.
in a H-like sample, ions are in a particular excited state. Okay. If electrons make transition up to first excited state, then it produces 15, maximum 15 different types of spectral lines. तो क्या पूछा गया है? Then electrons were in मल्टीपल चॉइस है, वन चॉइस करेक्ट है. फिफ्थ स्टेट, they are asking सिक्स्थ स्टेट, ऑप्शन है सेवंथ, और एक दिया हुआ है एट्थ. तो समझिए कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक आ रहे हैं, देन इट प्रोड्यूसेस 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. ठीक है. तो यहां पे समेशन डेल्टा एन और समेशन n2 माइनस n1 हमने इक्वेशन लगाई. तो वो नंबर उससे एक ज्यादा नंबर ओवर 2 इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है? 15. तो मेरे को इससे डेल्टा एन 5 पता चल गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, या वैसे ही दिख रहा है कि 5 × 6 हो गया, ये 5 हो गया. अब यहां पे ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन अप टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एन इज इक्वल टू n2 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, सो n2 इज इक्वल टू 7. तो इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कौन से नंबर की एक्साइटेड स्टेट है, तब तो 6 हो जाती. इन्होंने तो ये पूछा देन इलेक्ट्रॉन वर इन किस ऑर्बिट नंबर में है. तो उसके हिसाब से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया. एक बार फिर से की पॉइंट सुन लीजिए. ये फॉर्मूला लगा लिया, यहां से हमने डेल्टा एन निकाल लिया. अब लोअर वाला तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो ये आ गया, ये 5 आ गया था, तो n2 आ गया. और एक्साइटेड स्टेट का यहां पे हमारे जो है वो नंबर नहीं पूछा गया है, जस्ट एक ऑर्बिट नंबर करके यहां पूछा गया है. ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम जैसे कोई सैंपल ले रहे हैं, सपोज करिए अब इसके अंदर मैंने बहुत सारे एटम्स नहीं लिए हैं. इसमें मैंने सपोज करिए लिमिटेड एटम्स, एक इमेजिनरी मैंने केस माना है कि जिसमें जो है वो एटम्स मेरे केवल 2 ही हैं. ओके. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ देयर आर only 2 gaseous
H atom each in third excited state, then upon transition to ground state. ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट इमिटेड फोटोन क्या होंगे? देखो, 1 है, 2, 3 और हम ये गैप कम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी लेवल्स में ऐसे गैप कम होता जाता है। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट इमिटेड फोटॉन्स क्या हो सकते हैं? पहले एटम में ऐसे हो जाए और लाइकवाइज दूसरे में जो है डायरेक्ट हो जाए। कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है, या उसमें जो है वो ये वाला हो जाए, है ना, क्योंकि ये से ये तो कॉमन है और मतलब दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, या तो ये हो जाए, ये हो जाए, और ये वाला तो इसमें कॉमन ही आ जाएगा 2 to 1। तो ये मैक्सिमम वाले मेरे डिफरेंट इमिटेड फोटॉन्स कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। और एक एटम में कितने हो सकते हैं? सिंगल अपन एटम ले रहे हैं, डिफरेंट, कोई बड़ा सैंपल नहीं रहे, 2 एटम, तो एक हाइपोथेटिकल बना के कॉम्बिनेशंस इसमें बना रहे हैं। तो डिफरेंट में ये इसमें तो आया नहीं 4 to 1, इस वाले में फर्स्ट एटम में, ये सेकेंड एटम में, और 3rd to 1 तो आया नहीं, तो ये ले लिया, लेकिन दोनों तो हो नहीं सकते, 2 ही एटम है। अब मिनिमम नंबर ऑफ जो है वो यहां मैं कहूं फोटोन इमिटेड, तो मिनिमा रखना है। अब इसमें मिनिमा रखने में तो ऐसे हो सकता है कि पहले एटम में भी 4 to 1 आ गया और दूसरे में 4 to 1, तो मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन यहां पे 1 हो गए। तो आंसर क्या हुआ कि डिफरेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कितने हो गए? यहां पे 4 हो गए, और एक एटम में डिफरेंट कितने हो गए? 3 हो गए। और मिनिमम अगर अपन कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेंगे मिनिमम डिफरेंट फोटोन, तो दोनों में ही एटम में 4 to 1 हो गया।